नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। इस वक्त अभी मेरे साथ मौजूद है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। सर, आपका इनसाइडर लाइव में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव नजदीक आ रहा है और भाजपा के पास 12 सीटें हैं। क्या आने वाले चुनाव में क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि अभी आपका संकल्प यात्रा अभी खत्म हुआ, आप आम जनों से रूबरू हुए, क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया? देखिए, अभी तो हम लोग मिशन 2024 के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो जैसे भी आप खुद भी बताएंगे, भारत तो एनडीए के गठबंधन के पास सीट है। 2 सीटें पिछले चुनाव में एक कांग्रेस के खाते में चले गए, एक जेएमएम के खाते में। हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि 2024 14 के 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में जाए, हम लोग जीते, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जीत के लिए जो सबसे मजबूत इकाई होता है वो पोलिंग बूथ होता है। हम लोग कहते भी हैं कि वे बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो बूथ को हम लोग मजबूती करने में, सशक्तिकरण में हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई है और उसके लिए ही बार बार हम सब लोग जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करना, प्रभारियों के साथ बैठक करना, मंडल के अध्यक्षों के साथ बैठक करना। तो एक तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, आज भी हम सब लोगों ने वैसे काम को कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक जो राज्य में 29,000 बूथ है, तो उसमें से लगभग 26,000 बूथों को हम लोगों ने मजबूत किया है। 2-3 हज़ार बूथ जो थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसका कारण कुछ ऐसे नहीं है कि ऐसा है कि कुछ तो डिफ़िकल्ट क्षेत्र पर है, कुछ हमारी बीजेपी के ऐसा कुछ एंटी मतदाता है जिसके यहाँ थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बाकी जगहों पर हम सब लोगों ने ठीक कर रखा है। और बूथ की व्यवस्था के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि चुनाव हमारे लिए 2024 मिशन 14 लोकसभा सीट पक्की है। जहाँ तक कि यात्रा की बात बताएं तो यात्रा तो सामान्य रूप से चलते ही रहता है। तो अध्यक्ष बनने के बाद हमने तय किया था कि एक बार राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों का हम दौरा कर लें, कार्यकर्ता से, जनता से एक संवाद हो सके और राज्य की हालात क्या है, लोग वहाँ क्या सोचते हैं, वहाँ पर क्या क्या समस्या है, उसको भी हम जान सकें और जो हमारी जानकारी है उनसे हम और उसको हम पक्के करवा सकें। जैसे राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, विकास का काम ठप है, करप्शन है निचले स्तर पर, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, जहाँ पर आम लोगों की जुड़ाव है। तो जहाँ कहीं भी गए, सबों से मैंने खुल करके पूछा लोगों से कि भाई ये करप्शन है कि नहीं, ब्लॉक में जाति प्रमाण पत्र बना पैसा लगता है कि नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में लगता है कि नहीं। तो मैंने पब्लिक से सब जगह मैंने पूछा और पूरे राज्य में सब जगह लोगों ने कहा कि करप्शन मैंने इस कदर व्याप्त है, आम लोगों का काम कराना ऑफिस में बिना पैसा से असंभव है। फिर कानून व्यवस्था ऐसी है कि किसी के कहीं हत्या भी हो जाए, किसी महिला के साथ दुष्कर्म भी हो जाए, ना पुलिस कुछ करती है, लोग दौड़ते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जनता के जो कष्ट है उसको हमें नज़दीक से थोड़ा समझना था और लोगों को ये लगे नहीं कि भाई हमारी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं। सरकार तो सुन नहीं रही है, तो कम से कम अपोजिशन भी हमारे पास आ करके हमारी दर्द को समझने की कोशिश कर रहा है और दर्द को दूर करने के लिए भी उन लोगों से साथ खड़े हैं। तो ये भी
जरूरी होता है राजनीति में, तो इस काम को कर रहे थे। सर अभी आपने जैसे कहा कि अपने करप्शन की बात कही, तो अभी सबसे अहम मुद्दा चल रहा है धीरज साहू का कैश कांड। तो इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कि लगातार जिस तरह से 10 दिन की कार्रवाई चली, उसके बाद आज स्टेटमेंट आता है धीरज साहू की ओर से कि वो पैसा उनका है ही नहीं, वो उनके परिवार का बिजनेस का है और कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि पैसा तो उनका है कि नहीं है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि उनके घर में पैसा था, ये तो वो इनकार नहीं कर सकता। पूरे दुनिया का चेक कर देखा, और जहां जहां छापा मारा उनसे क्या क्या निकला, उनके घरों से ही तो निकला। अगर उनके घर में करोड़ों रुपया मिल रहा है तो इसका मतलब साफ है, क्योंकि यार वो तो बिजनेसमैन है, आज के नहीं बहुत पुराने, उनको पता है कि नकदी वो घर में कितना रख सकते हैं, कितने नकदी को ले करके एक जगह से दूसरे जगह वो ले जा सकते हैं, वो भी सब कुछ क्या बोलते हैं कि बैंक RBI का बिल्कुल रूल्स है, सब कुछ स्पष्ट है। और वहाँ तो उनके यहाँ 350 करोड़ से अधिक के नोट मिल जाता है, गड्डी मिल जाता है एकदम पैक किया हुआ। इसका उनके पास क्या उत्तर है? तो कांग्रेस को बचावे या जिस किसी को बचावे, लेकिन कितना दूर तक बचाएंगे, आखिर पता तो चलेगा ही ना। सर आपने कानून व्यवस्था की बात कही, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6वां समन भी पहुंचा, फिर भी वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। ये कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि लगातार 6वें समन के बाद भी मुख्यमंत्री जी पहुंच नहीं रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने तो बार बार कहा है कि भाई मुख्यमंत्री जब पहुंच नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री ने गड़बड़ किया। ईडी को सामना करने का उसके पास कुछ आधार नहीं। अगर उनके पास गड़बड़ नहीं किए होते तो कब के वो तो सीना तान करके पहुंच गए होते, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी गड़बड़ कर रखा है, उनका जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, ताकि वो चाहते थे कि हमको राहत मिले। राहत नहीं मिला तो आप देख रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, उस नोटिस को इग्नोर करके यहाँ से वहाँ से दौड़ लगाते हैं। सर उनका तो कहना है कि वो साफ साफ कहते हैं कि हमें किसी से डर नहीं। वही तो कह रहे हैं ना, डर नहीं है तो फिर उनको दफ्तर चले जाना चाहिए, या फिर उन्हीं लोगों को बताना चाहिए कि भाई आप हमारे दफ्तर ही आ जाओ, यहीं सब कुछ बताएंगे। उतना भी तो कर सकते थे, उसके बाद वो लोग नहीं जाते तब फिर कहते। तो ये तो कुछ भी कह नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं। भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं भाई? एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, राज्य के मुख्यमंत्री है, अगर उनके ऊपर किसी ने कोई नोटिस दिया, आप देखते होंगे ना चुनाव वगैरह के समय में हम सारे लोगों से थोड़ी सी भूल हो जाती है कि नियत समय होता है सभा करने का 6 बजे तक, और 6 से 6:15 बज गया तो FIR हो जाता है, और कोर्ट नोटिस देता है कि हाजिर होइए, नहीं तो आपके ऊपर वारंट निकल जाएगा। तो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी लीडर हो, सबको आप देखते होंगे चले जाता है, लोग बेल ले लेता है, बेल लेने के बाद कोर्ट में कई दफ़ा हाजिर होना पड़ता है। तो क्यों होते हैं? कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं किए हैं, इतना ही किए थे कि आप 15 मिनट विलम्ब से मैंने 15 मिनट एक्सेस हो गया या समय सीमा समाप्त हो गया, उसके बाद पहुंचे थे। कोई वहाँ तो हमने कोई पाप तो नहीं किया था, कोई गड़बड़ तो नहीं किए थे। तो इनको जब ईडी नोटिस दे रही है, भाग रही है, इसका मतलब इन्होंने गड़बड़ किया है। तो हमने तो हेमंत सोरेन कहा कि भाई गड़बड़ नहीं किया तो चले जाना, बात बता। भागने से काम नहीं चलेगा, भागते रहोगे तो देखोगे एक दिन आप हटवार पहुंच जाइएगा, और लगता तो वही है। हमने तो ईडी से भी कहते हैं कि भाई जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, आप इसको छोड़ना नहीं चाहिए इस प्रकार, नहीं तो कानून के भी मजाक हो जाएगी, फिर कोई लोग पालन नहीं करेंगे। सर अब मैं आम जनताओं के सवाल पर आती हूँ। आज नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के लोग विधायक आज राजभवन पहुँचे थे। राजभवन के समक्ष कई लोग धरना पर बैठते हैं और लगातार कई दिनों से धरना पर बैठ रहे हैं। उसमें से एक ऐसे भी थे जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं। तो सर ऐसे में जो जितनी योजनाएं चल रही हैं अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनको उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
जहाँ तक हम बात करें जेएसएससी की, जेएसएससी में भी कल छात्र छात्राओं ने आंदोलनरत थे, एक ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। तो सर, क्या भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों पर अब काम करना शुरू कर देगी? क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है सर? सब मुद्दों पर कर रहे हैं। मैंने तो बार बार कहा है, हमें भी लड़के लोगों ने बुलाया है, लेकिन कई दफा हम गए भी हैं, हम नहीं गए, लेकिन हमने विधायक को, बाकी लड़कों को भेजा है। और हमने बार बार कहा, जैसे आपने जेपीएससी, हमने बार बार कहा कि भाई आप देख लीजिए, अन्य राज्यों में भी जेपीएससी का एग्जाम, क्या बोलते हैं, वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लेकिन झारखंड में जितनी गड़बड़ी होती है वहाँ गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ता है। यूपीएससी आप देख लीजिए, प्रत्येक साल वो एग्जाम को कंडक्ट करते हैं समय सीमा के अंदर, और सब कुछ रिजल्ट भी हो जाता है, परिणाम भी आ जाता है, फिर इंटरव्यू, साक्षात्कार वगैरह जितना कुछ करना होता है सब करके नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है। तो गड़बड़ी का शिकायत कहाँ आता है? फिर झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने कहा कि भाई अगर आपको कुछ नहीं लगता है तो कम से कम यूपीएससी का जितनी गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करिए, ख़त्म हो जाएगी बातें। लेकिन सरकार करती नहीं है, जानबूझ कर कि सब गड़बड़ करती रहती है। 4 साल से यही चल रहा है। हमने कहा कि भाई ये अच्छा नहीं है, अब झारखंड के लिए भी अच्छा नहीं है, झारखंड के नौजवानों के लिए भी अच्छा नहीं है, जो कि वास्तव में उनकी जो मेरिट्स है, वो जो मेहनत करते हैं, वो समाप्त हो जाता है। आज की तारीख में झारखंड में शिक्षकों का ही पद बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब स्कूल में जाइएगा तो मास्टर नहीं है, प्रत्येक साल लोग रिटायर्ड भी करते जाते हैं और खाली पड़े हुए। भाई आप ये सब तो तय कर लीजिए ना, और प्रत्येक साल बहाली करिए उस हिसाब से। जैसे जैसे लोग रिटायर होते जाएंगे तो नए नौजवानों को भी एक उत्साह रहेगा कि भाई मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो समय पर नियुक्तियां भी हो रही है। तो अब झारखंड के बच्चों के साथ तो आप न्याय करेंगे ना। 4 साल में क्या किया इन्होंने? प्रत्येक साल कहा कि यह नियुक्ति वर्ष रहेगी, यह नियुक्ति वर्ष रहेगी, लेकिन एक भी नियुक्तियां नहीं होती है। तो ये तो करना चाहिए। विकलांग लोग बैठे हुए हैं कि भाई क्या है, उनसे बात करो, बुला करके उनकी क्या समस्या है और समस्या का समाधान करिए। कौन बड़ी बात है इसमें से? जो मैंने अभी पूर्व सैनिक की बात की, वो भगवान बिरसा मुंडा जी के साथ थे, और काफ़ी मतलब सैनिक हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और जब उन्हें गोली लगी वो लगातार अपने मुआवजे की मांग को लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें ये आश्वासन भी दिया गया था कि उन्हें ज़मीन दी जाएगी। वो चाईबासा से रांची तक 140 किलोमीटर पैदल चल के आए थे। सर, अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। इतनी कड़कती ठंड में वो लगातार वहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। तो कब तक क्या इस पर भी कुछ काम किया जाए? क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री, उनके अंदर भी कोई संवेदना नहीं है, या फिर इस प्रकार की जो देश के लिए लोग शहीद होते हैं, लोगों की सुरक्षा में जो जान की बाजी लगा और आश्वासन दे करके नहीं देना, वो तो और दुर्भाग्य है। क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है, और उनके विधानसभा क्षेत्र में या उनके बगल में लिट्टीपाड़ा, बरहेट विधानसभा, मलेरिया से लोग पीड़ित थे। उस समय छोटे छोटे बच्चे, मैंने हमको लगता है दर्जनों बच्चे मर गए थे ब्रेन मलेरिया या कोई अज्ञात ऐसे कोई बीमारी से। तो हमको लग रहा था कि इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए हैं, उनके पास तो हेलीकॉप्टर है, तुरंत चले जाएंगे 10 मिनट में, कम से कम 2-4 गांव तो विजिट कर ही सकते हैं, परिवारों से संवेदना भी प्रकट कर सकते हैं, और इलाज की क्या हो सकता है विशेष व्यवस्था उसको भी कर सकते थे। लेकिन वो गए नहीं कहीं भी। उनके क्षेत्र में खुद सुंदर पहाड़ी प्रखंड है, ब्लॉक है, लिट्टीपाड़ा के गांव में तो गए नहीं। 26 तारीख को मेरा कार्यक्रम समाप्त हो गया था, हमें रुकना पड़ा फिर से, और 27 तारीख को हम उन गाँव में जाकर के हम देखे जो दयनीय है, जो लोगों की दुर्दशा थी। बच्चे मर रहे थे, तो मैंने उसका भी तहकीकात की, आखिर ये बच्चों की मौत क्यों हुई, बड़े लोगों की मौत नहीं हुई, बच्चों की ही मौत हुई। उसका जो मुझे समझ में आया, सरकार ने क्या समझा नहीं समझा पता नहीं, क्योंकि एक तो आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, खास करके ट्राइबल इलाकों में, और सुंदर पहाड़ी तो उन क्षेत्रों में थे जहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स होते थे, पहाड़िया लोग रहते। तो एक तो कुपोषण के शिकार है बच्चे,
उनको पौष्टिक आहार मिलता नहीं। गवर्नमेंट की ओर से जो मातृत्व लाभ या क्या बोलते हैं, गर्भवती महिलाओं से लेकर के 6 महीना के बच्चे तक, फिर स्कूल जाते उस समय तक पोषाहार देने की जो सरकार ने योजना बनाई, इसीलिए बनाई है ताकि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो सके, रोग से वो लड़ सके, उसकी क्षमता बचपन से उनको आ जाए, माँ के गर्भ से आ सके। लेकिन पता क्या चला, ये सारे संस्थान बंद है, कहीं कोई बच्चों को पोषाहार भी नहीं मिलता है, ना महिलाएं को मिलती है। हमसे वहाँ पहाड़ पर जो पहाड़िया लोग थे वो लोगों ने शिकायत की बताई। जब मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में अगर इन सारी चीज़ों का संचालन नहीं कर रही है, यानी ये सब चीज़ नहीं चल रहा है, सो बात नहीं, कागज में तो सब चल रहा होगा, पैसे भी निकल रहा होगा, बच्चों को अंडा खिलाना, भागी करना, वो सब भी निकल रहा होगा। तो ये अगर माँ को भी अच्छे भोजन मिलता तो बच्चे ठीक से पैदा होते, स्वस्थ होते बच्चे, और बच्चे को भी अगर पोषाहार बढ़िया से मिलता तो बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा होता। तो बचपन में ही बच्चे बने 8-9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, माने एक सामान्य से बीमारी, मलेरिया कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, उससे अगर काल के गाल में लोग समा गए तो ये छोटी सी उनकी नेग्लिजेंसी, और उनके क्षेत्र में तो पूरी राज्य की क्या हालत होगी, चाहे वर्षा का कौन देखेगा, बाकी और जंगलों। तो इसलिए राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनको मानवीय संवेदना जिसको कह सकते हैं वो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए अखबार में हेडलाइन बन जाए तो मंचों पर कुछ भी घोषणा कर देते हैं, कोई मिलते हैं तो कर देते हैं, लेकिन उसका कोई फॉलोअप नहीं करता उनके लोग, क्योंकि उनके लोग सब वसूली में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, तो फॉलोअप कौन करेगा। चुनाव को लेकर आते हैं। हाल ही में 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आ गई है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। सर, ऐसे में ये जो जीत हुई है, झारखंड में कितना असर पड़ेगा आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को? देखिए, अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थिति होती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर कहीं जीतते हैं तो खुशियां तो सब जगह होती है, वर्करों में उत्साह बढ़ जाता है, दोगुनी हो जाती है। जो 40 के स्पीड में दौड़ रहे थे वो 50-60 के स्पीड में आप दौड़ने लगेंगे वर्कर, तो फिर स्वाभाविक है, फिर रेस जीतना ही जीतना है। आने वाले चुनाव में मतलब भाजपा 14 के 14 सीट हासिल कर लेगी? हाँ बिल्कुल, झारखंड में 14 के 14 लोकसभा सीट इस बार 2024 के चुनाव में जीतेगी। तो जैसे कि आपने देखा कि बाबूलाल जी से बात हुई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा के 14 के 14 सीट भाजपा की ही होगी। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।